ओके दोस्तों, तो अब हम लोग स्पाइरल का आर्क लेंथ के रिगार्डिंग बातचीत करेंगे। तो हम लोग सिंपल स्पाइरल ले लिए हैं, r इज इक्वल्स टू थीटा। तो हमें आर्क लेंथ निकालना है बिटवीन द कर्व फ्रॉम थीटा वेराइंग फ्रॉम 0 टू थीटा नॉट। तो वो हम किस तरीके से निकालेंगे इसके बारे में एक बार के लिए देखते हैं, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले जो प्रॉब्लम होती है वो लोग ये वाला करते हैं, जो ds इज इक्वल्स टू r इंटू डी थीटा। तो ds जो है दैट इज इक्वल्स टू थीटा डी थीटा। तो जो हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर आएगा s, दैट इज इंटीग्रल थीटा डी थीटा फ्रॉम 0 टू थीटा नॉट, एंड दैट इज इक्वल्स टू थीटा नॉट स्क्वायर बाई 2। दोस्तों ऑब्वियस सी बात है, ये गड़बड़ है। द रीजन इज प्रेटी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। हम लोग यहां पर s इक्वल्स टू आर थीटा किसी भी हालत पे अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये हमारा सर्कुलर थोड़ी ना है। तो सर्कुलर नहीं है तो ds इक्वल्स टू आर डी थीटा तो मैं लिख ही नहीं सकता हूं। तो ऑब्वियस सी बात है, ये जो हम लोगों का फंडा है ये तो हमारा पूरी तरीके से गलत है, ठीक है। तो लोग बोलते हैं अच्छा तो ये है, तो सर्कुलर बनाने के लिए हम लोगों ने एक चीज तो किए थे, वो ये है जो हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, जो हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा दैट रो इज इक्वल्स टू 1 प्लस थीटा स्क्वायर टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस थीटा स्क्वायर। तो आपने बोला था सर सर्कुलर नहीं है तो ds इक्वल्स टू आर डी थीटा अप्लाई नहीं कर सकता हूं। रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो तो आप लोगों ने आपने निकाल दिए हो, तो मैं सिंपली क्यों ना अप्लाई करूं। ds इज इक्वल्स टू रो दी थीटा, और इसको निकालने के लिए इस चीज को मैं इंटीग्रेट कर दूं, थीटा स्क्वायर डी थीटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस थीटा स्क्वायर फ्रॉम 0 टू थीटा नॉट। ये भी तो सर एक पॉसिबिलिटी है। जवाब है ये भी गलत है। द रीजन इज प्रेटी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। अगर हम लोग ये हेलिक्स को ड्रॉ करें तो दोस्तों हेलिक्स को ड्रॉ करने के दौरान ध्यान दो, जो हमारे पास आएगा ये मान लो हमारा हेलिक्स है, ठीक है, कोई भी पार्ट है। सो रेडियस ऑफ कर्वेचर जब मैं कोई एक जगह पे निकाला हूं, पहली बात उसका सेंटर ये वाला पॉइंट होना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। ये हमारा है रेडियस ऑफ कर्वेचर, इनके बीच में जो एंगल है वो हमारा डी थीटा थोड़ी ना है, दैट इज इन जनरल डी फाई, और डी फाई को इन टर्म्स ऑफ डी थीटा हमें निकालना पड़ेगा। इन दोनों पे, ये दोनों रो के बीच में जो हमारा एंगल है, जो dx टुकड़ा बना रहा है, वो हमारा डी थीटा होने का तो कोई एश्योरेंस है ही नहीं। वो जो है वो बेसिकली हमारा क्या है, वो कोई एक दूसरा एंगल है डी फाई। या तो इसको हम साबित करें डी थीटा के इक्वल होगा, अदरवाइज हम लोग इन जनरल जो है ds को रो डी थीटा तो हम लिख ही नहीं सकते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है ये वाले तरीके भी हम अपना नहीं सकते हैं। देखो हम लोग ds के लिए जो बेसिक चीज किए थे वहीं पे आ जाओ वापस। हमने ये बोले थे जो x जो होगा दैट विल बी थीटा कॉस थीटा, एंड y जो है दैट इज थीटा साइन थीटा। तो मेरे पास dx जो आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू कॉस थीटा माइनस थीटा साइन थीटा इंटू डी थीटा, ये हमारे पास आएगा। और सिमिलरली जो हमारे पास dy आएगा दैट विल बी साइन थीटा प्लस थीटा कॉस थीटा इंटू डी थीटा। सिंपल सी बात है। सो ऑल वी डेफिनेटली नो इज वन थिंग दैट ds में चाहे हम बाकी कुछ भी करें तो ds कैन बी रिटन एज अंडर रूट dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर। दिस डेफिनेशन इज ऑलवेज ट्रू।
तो अगर मैं dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर करूंगा दोस्तों, तो ध्यान दो क्या आएगा मेरे पास, यहां पर cos स्क्वायर आएगा, यहां पर sin स्क्वायर आएगा, ये तो 1 आएगा। थीटा स्क्वायर कॉमन लेते हुए sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर आएगा, जो कि हमारा कॉमन 1 हो जाएगा। और उसके बाद -2 थीटा साइन थीटा और +2 थीटा साइन थीटा कॉस थीटा, ये हमारा कैंसिल आउट होने वाला है। तो ds की जो वैल्यू आएगी दोस्तों, ध्यान दो, दैट विल बी √1 प्लस थीटा स्क्वायर इंटू टी थीटा। एंड दिस इज डेफिनेटली ट्रू, क्योंकि यहां पर हमारे पास कोई भी हमने एजम्पशन वगैरह नहीं किए हैं, हमने सिंपल dx निकाले हैं, हमने dy निकाले हैं। तो ds यानी dl जो होगा, दैट विल बी सिंपली √dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर। सो जो टोटल लेंथ ऑफ द पाथ होंगे, दैट विल बी 0 to थीटा नॉट √1 प्लस थीटा स्क्वायर into t theta. Now this we have to integrate. So इसका इंटीग्रेट किस तरीके से करेंगे, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, और स्टैंडर्ड फॉर्मूला में क्या आ जाएगा, एंड दिस कैन बी रिटन एज ए 1/2। ए तो हमारा 1 है, तो थीटा अंडर रूट दिस प्लस ए स्क्वायर ln थीटा प्लस √1 प्लस थीटा स्क्वायर, एंड दिस हैज टू बी इंटीग्रेटेड फ्रॉम 0 to थीटा नॉट। सो दैट विल गिव मी द लेंथ ऑफ द कर्व। सो मेरे पास s जो आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू हाफ थीटा नॉट √1 प्लस थीटा नॉट स्क्वायर। ए स्क्वायर तो यहां पर मेरा 1 है, तो उसको मैं गायब कर दे रहा हूं, तो ln थीटा नॉट प्लस 1 प्लस थीटा नॉट स्क्वायर। 0 पुट करके देख लो, तो ये वाला टर्म 0 है, और ln ऑफ 1 ये वाला टर्म भी हमारा 0 होगा। तो टोटल लेंथ ऑफ द कर्व जो हमारे पास आने वाली है, दैट इज सिंपली इक्वल्स टू हाफ ऑफ दिस क्वांटिटी, एंड दैट विल गिव मी द करेक्ट आंसर। ओके, तो जल्दी से हम लोग और एक कॉमन स्पाइरल के बारे में बात करें। तो अनदर कॉमन स्पाइरल इज एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक स्पाइरल। ठीक है, एक तो हमारा आर्किमिडियन स्पाइरल बहुत जगह पे दिया हुआ होता है, और दूसरा जो कॉमन स्पाइरल हम लोग लिखते हैं अक्सर, दैट इज इक्वल्स टू r इक्वल्स टू a into e to the power of theta. a is any constant. ठीक है, एंड यहां पर जो है हमारे पास क्या है, जो हमारा थीटा है वो कुछ ले लो, से सी टी स्क्वायर, सॉरी इसको बी ले लो, वन ऑफ एक्सीलरेशन से प्रॉब्लम होगी। थीटा जो है वो है हमारा सी टी स्क्वायर। तो फाइंड क्या क्या करना है हमें, टोटल एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल। ठीक है, वी वांट टू फाइंड द टोटल एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल। दूसरा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, और तीसरा जो है वो है टोटल पाथ लेंथ। ओके, चलो ये तीनों एक एक करके निकाल लेते हैं जल्दी से। क्या करेंगे हम लोग, ये हम लोग जानते हैं जो हमारा r है वो इस तरीके से गिवन है, r जो है वो हमारा इस तरीके से गिवन है। तो बाय द वे पहले मैं x और y लिख लूं। x जो होता है दैट इज सिंपली इक्वल्स टू r cos थीटा। ठीक है, तो b e टू द पावर थीटा cos थीटा, एंड y जो होगा दैट विल बी b e टू द पावर थीटा sin थीटा। ये हमारे पास x और y आ जाएगा। ठीक है, अच्छा एक्सीलरेशन किस तरीके से निकलता है, पहले वाले पार्ट के लिए a वेक्टर जो हमारा होती है वो क्या होता है, पहला
डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर माइनस डी थीटा बाई डी टी का होल स्क्वायर इंटू आर, ये हमारा आर कैप में आता है प्लस आर इंटू डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर प्लस 2 इंटू डी आर बाई डी टी डी थीटा बाई डी टी इंटू थीटा कैप, ये हमारे पास आता है टोटल एक्सेलरेशन वेक्टर। ठीक है, सो व्हाट यू हैव, थीटा इज इक्वल्स टू सी टी स्क्वायर, तो डी थीटा बाई डी टी विल बी सिंपली इक्वल्स टू 2ct and d square theta by dt square, that is simply equals to 2c। अच्छा, हमारे पास r जो आएगा that is equals to b into e to the power of ct square, तो dr by dt क्या आ जाएगा मेरे पास 2bct। यहां पर इसको डिफरेंशिएट जब मैं करूंगा तो 2bct इंटू ई टू द पावर ऑफ ct स्क्वायर आएगा, एंड डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर, ये टर्म हमारा काफी गंदा होने वाला है, ध्यान देना। यहां पर जो आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू, यहां पर 2bc तो बाहर ले लो, एक तो सिंपली ई टू द पावर ct स्क्वायर आ जाएगा जब t को डिफरेंशिएट करूंगा, प्लस 2ct स्क्वायर इंटू ई टू द पावर ऑफ ct स्क्वायर, ये हमारे पास डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर का टर्म आ जाएगा। एंड वी सिंपली सब्स्टिट्यूट ऑल दोज वैल्यूज ओवर हियर to get the value of a vector as a function of time, simply compute it। इसमें कोई नई बात नहीं है, मैंने सारे टर्म जो है वो मैंने निकाल दिया हूं, एंड ट्राई टू ऑब्टेन इट। ठीक है, अच्छा, फॉर द सेकेंड पार्ट, यहां पे हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है, तो dx बाई डी थीटा जो मेरे पास आएगा वो क्या आएगा, यहां पे अगर हम ध्यान दें तो b e टू द पावर थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, एंड dy बाई डी थीटा जो आएगा उसको अगर हम देखें तो दैट विल कम आउट टू बी b e टू द पावर थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ये हमारे पास dx बाई डी थीटा एंड dy बाई डी थीटा आ जाएगा। सो यहां से जो मेरा f डैश x की वैल्यू आएगी दैट इज dy बाई डी एक्स, b e टू द पावर थीटा इज कट, तो cos थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा माइनस साइन थीटा, एंड दैट कैन बी रिटन एज tan theta plus 1 by 1 minus tan theta, that is what we can write। ठीक है, अच्छा, तो f डबल डैश x क्या आएगा, that will be equals to simply इसका डिफरेंशिएशन हमें d बाई डी एक्स निकालना है tan थीटा प्लस 1 बाई 1 माइनस tan थीटा का। ठीक है, एंड टू डू इट यहां पर डी थीटा कर दिया, यहां पर dx कर दिया। एंड बाय द वे एक चीज ध्यान देना, ये वाला चीज को फॉर में सेक ऑफ सिंप्लिसिटी में लिख सकता हूं tan ऑफ पाई बाई 4 प्लस थीटा। ठीक है, तो इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो मेरे पास सिंपली जो आएगा दैट इज सेक स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस थीटा। ठीक है,
इंटू डी थीटा बाई डी एक्स। तो डी थीटा बाई डी एक्स क्या आ जाएगा मेरे पास, दैट विल बी डिवाइडेड बाई बी ई टू द पावर थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू गेट। अच्छा, इसको अगर मैं थोड़ा सा गौर से और ऑब्जर्व करूं तो इसको भी मैं पाई बाई 4 प्लस थीटा में कन्वर्ट कर सकता हूं। मैं √2 बाहर करके यहां पे 1/√2 लिख दूं तो ये मेरा कॉस ऑफ पाई बाई 4 प्लस थीटा आएगा, ठीक है ना। तो उसको वो वाला काम मैं कर देता हूं। तो 1/√2 बी ई टू द पावर थीटा, here what we get is a cos of pi by 4 plus theta, और ऊपर जो है वहां पर मेरा डिवीजन में cos आएगा तो ऊपर आ जाएगा सीधा sec pi by 4 plus theta। इसको इसी फॉर्मेट में रखो, काम है, ठीक है। सो नाउ व्हाट वी हैव इज, जो हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर रो आएगा दैट विल बी 1 प्लस tan स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस थीटा होल टू द पावर ऑफ 3/2। और जब मैं डिवाइड करूंगा तो यहां पर आ जाएगा √2b ई टू द पावर ऑफ थीटा, एंड यहां पर मेरे पास आ जाएगा sec पाई बाई 4 प्लस थीटा। वाह, यहां पर मेरे पास sec पाई बाई 4 प्लस थीटा ऊपर भी आएगा और मेरे पास यहां पर नीचे भी आएगा। तो ये वाला टर्म तो मेरा पूरा कट हो गया। तो जो हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर रो आ गया है दैट इज √2 बी ई टू द पावर थीटा, यानी वी कैन सिंपली राइट द रेडियस ऑफ कर्वेचर एज अ √2r। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग रिजल्ट। जो यहां पर जो रेडियस ऑफ कर्वेचर आता है दैट इज उस पॉइंट का जो इंस्टेंटेनियस रेडियस वेक्टर है ओरिजिन से, उसका √2 टाइम्स जो होता है वो हमारा उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर में क्या करना है उसका बेसिक आइडिया हमें दोनों स्पाइरल के केस में मिल गया। एक्सीलरेशन वेक्टर के बारे में भी सारे आइडिया लग चुका है। लास्ट जो है वो है हमारा लेंथ ऑफ द पाथ। तो थर्ड वाले पार्ट के लिए हम सिंपली करेंगे जो dx है दैट विल बी अंडर रूट dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर। अच्छा, b इंटू ई टू द पावर थीटा तो बाहर निकाल दो, b इंटू ई टू द पावर थीटा तो रूट के बाहर निकाल दो, और इन दोनों का डी थीटा भी बाहर कर दो। चलो, और इन दोनों में जो होगा यहां पर हमारा होगा स्क्वायरिंग एडिंग जब मैं करूंगा तो -2 साइन थीटा कॉस थीटा कटेगा। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड 1 + 1 यहां पर मेरे पास सिंपली 2 आ जाएगा। दैट्स इंटरेस्टिंग। तो यहां पर जो हमारे पास ds आएगा दैट विल बी सिंपली √2 b ई टू द पावर थीटा इंटू डी थीटा। तो s जो आएगा दैट विल बी √2 b एंड दैट इज इंटीग्रेटेड फ्रॉम सम 0 to थीटा नॉट। तो दैट विल सिंपली कम आउट टू बी, ये तो हमारे पास वही रहेगा √2 b ई टू द पावर थीटा नॉट -1। दैट विल गिव मी द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ। ठीक है, तो स्पाइरल के बारे में जितना भी हमें एनालिसिस करने की जरूरत थी वो हम लोग कर चुके हैं। अब हम लोग हेलिक्स पे आने वाले हैं। हेलिक्स के अंदर हम बहुत ही ज्यादा स्पेशल केस करेंगे। बिफोर दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ हेलिक्स। ओके दोस्तों, सो हेलिक्स इज द वन एंड ओनली 3D फिगर जिसको हम लोग अलग से एनालाइज करने वाले हैं। सो हाउ अ हेलिक्स इज फॉर्म्ड, यहां पर एक इंपॉर्टेंट सवाल ये आता है। तो मान लो कोई एक पार्टिकल है जो कि हमारा XY प्लेन पे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सपोज
a particle moves in xy plane in a uniform circular motion of radius r. ठीक है, कोई एक पार्टिकल जो है वो एक्स वाई प्लेन पे प्योर सर्कुलर मोशन कर रहा है. ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, कोई उसका एंगुलर एक्सीलरेशन वगैरह नहीं है. नाउ ऑल ऑफ अ सडन it is now given a constant velocity that is equals to v1 in z direction. So xy प्लेन पे ऐसे गोल गोल घूम रहा था और अब z डायरेक्शन का वेलोसिटी आने के कारण ये ना केवल xy प्लेन पे घूमेगा, साथ में ही z के अलोंग भी हमारा आगे बढ़ेगा. राइट, सो द पाथ followed by it is a uniform helix. पार्टिकल जो पाथ फॉलो करेगा, that path is going to be a uniform helix. ठीक है, अच्छा, what is the pitch of the helix? जिस प्लेन पे सर्कुलर मोशन हो रहा है उस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन, यानी इस केस में z एक्सिस के अलोंग, एक बार वो पूरा सर्कल को कंप्लीट करने पर जितना z के अलोंग आगे बढ़ता है दैट इज कॉल्ड द पिच. ठीक है, यानी दिस इज द डिस्टेंस मूव्ड along k cap in one rotation. तो सवाल अब यहां पर ये है, जो हमारा ये वाले पाथ का जो है, हमारा ये वाला पाथ का एक टर्न पे वो टोटल कितना आगे बढ़ेगा, वो चीज को हम किस तरीके से निकालने वाले हैं ना. वो समझने के लिए एक सिंपल बात समझो. देखो, जो हमारा, क्योंकि पिच हम कांस्टेंट स्पीड से आगे जाने पर ये बनता है, तो पर यूनिट एंगल ऑफ रोटेशन जितना z के अलोंग आगे जाएगा वो क्वांटिटी हमारा फिक्स है. तो ट्राई टू अंडरस्टैंड 2 pi rad rotation is equivalent to 2 pi b shift along z. तो 1 radian का rotation will give you the b amount of shift in the along the z direction. अच्छा, अब बाकी सब कुछ भूल जाओ, z डायरेक्शन को भूल जाओ. अगर हम केवल और केवल सर्कुलर मोशन कंसीडर करेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट को स्टार्टिंग पॉइंट पे हमारा थीटा को 0 मानते हुए, तो x जो है वो मैं सिंपली लिख सकता हूं जैसे हमने अभी तक लिखते आए हैं, r cos थीटा, और y जो है उसको हम लोग सिंपली लिख सकते हैं r sin थीटा. भूल जाओ अभी z के अलोंग मोशन को, केवल और केवल सर्कुलर को कंसीडर करें. देखो y के z के अलोंग मोशन पे जो है उससे x और y को कोई फर्क नहीं पड़ता है. xy प्लेन के रेस्पेक्ट में तो अभी भी प्योर सर्कुलर मोशन हो रहा है, तो x जो है दैट विल बी इक्वल्स टू r cos थीटा एंड y विल बी सिंपली r sin थीटा.
तो फॉर द डी थीटा एंगल मूवमेंट dx विल बी माइनस आर साइन थीटा डी थीटा एंड dy विल बी आर कॉस थीटा डी थीटा. So dx and dy has been simply obtained by the differentiation. Now what about the dz? It's very simple and straightforward. If you observe, per unit rotation of angle y z के along shift करता है वो b unit. तो for d theta unit of rotation, we can simply say the shift along the z will be simply b d theta. Per unit rotation of angle in the xy plane will give you a shift of b along the z direction. So for the rotation of angle d theta along in the xy plane, the total shift that is going to be encountered in the z direction is going to be b d theta. So now it's a 3D plane, so ds will be equals to under root, we can simply say dx square plus dy square plus we can say dz square. So what we can write is ds अगर मैं ध्यान दूं तो इसको स्क्वायरिंग एडिंग करूंगा तो सिंपली मेरे पास ये आ जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू डी थीटा. So the net shift s is the path length that will be r square plus b square integral d theta from 0 to 2 pi. तो s जो आएगा that will be 2 pi under root r square plus b square. That will give me the length of one turn. एक टर्न जो होगा उसका लेंथ होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. अरे ध्यान देना बी पिच नहीं है, पिच जो है वो 2 पाई बी है. ठीक है ना. अगर मान लो गलती से यहां पर बी लिखा होता पिच, तो यहां पर बी बाई 2 पाई लिखना मत भूलना. तो देख लेना क्या बोला है, मैं कैलकुलेशन के आसानी के लिए पिच को 2 पाई बी रखा हूं. ठीक है, वो जरूरी नहीं है, एग्जाम में हो सकता है बी देके दे दे. Now the real challenge in this part is finding the radius of curvature. So problem ये है जो 3D figures के बारे में हमें कोई आइडिया नहीं है, हमारे पास किसी भी प्रकार का कोई फॉर्मूला जो है वो भी नहीं है, तो हम रेडियस ऑफ कर्वेचर किस तरीके से निकालेंगे ये अपने आप में एक बड़ी सवाल है. देखो फॉर्मूला तो हम लगा नहीं सकते हैं क्योंकि हमें केवल y इक्वल्स टू एफ एक्स यानी प्लानर फिगर के लिए फॉर्मूला पता है. 3D फिगर का एक फॉर्मूला होता है बट दैट इज कंप्लीटली बियॉन्ड अवर स्कोप. मैं उस बात पे जा ही नहीं रहा हूं, बट एक रेगुलर हेलिक्स का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है बिना उसके नॉलेज में भी हम आसानी से निकाल सकते हैं. ठीक है, अच्छा चलो हम यहां पर दो इसका मोशन ले लेते हैं. एक ले लेते हैं इसका इस डायरेक्शन में, यहां पर एक्स वाई प्लेन पे ये ओमेगा नॉट से गोल गोल घूम रहा है और साथ ही साथ ये हमारा v1 स्पीड के साथ अलोंग z जो है वो हमारा मूव कर रहा है. सो इन द एक्स वाई प्लेन इसका जो हमारा जो स्पीड होगा वो किसी भी इंस्टेंट पे होने वाला है ओमेगा नॉट इंटू आर. तो इसका जो हम स्पीड बोल सकते हैं किसी भी इंस्टेंट पे दैट विल बी सिंपली v1 स्क्वायर बाई रो नॉट आर का होल स्क्वायर. यानी आई हैव रिजॉल्व द वेलोसिटी इनटू टू कंपोनेंट्स, वन अलोंग z जिसको मैंने v1 मान लिया और अनदर अलोंग द xy एक्सिस दैट इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट इंटू आर. ठीक है, अच्छा बाय द वे एक इन दोनों में एक रिलेशन है, उस बात को हम रियलाइज कर ले एक बार. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहां पर टोटल डिस्टेंस वो ट्रेवल करता है कितना 2 पाई आर इन द एक्स वाई प्लेन एंड यहां पर z के अलोंग जो मूव करता है उतने ही टाइम में करता है 2 पाई बी.
तो जो हम लिख सकते हैं दैट इज V1R equals to 2 pi B and omega naught R into T that will be equals to 2 pi R. ठीक है? So, इन दोनों टिप्स को मैं अगर डिवाइड कर देता हूं तो TT gone, this is gone. तो V1 by omega naught R will simply come out to be B by R. ठीक है? Okay. That is what you can say. Now let's see. इसका स्पीड जो है वो हमारे पास इतना है, तो ये वाले का जो सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन होगा, देखो ये कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है. ऑल एक्सीलरेशन विल बी सेंट्रीपेटल ओनली. तो सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन कैन बी सिंपली रिटन एज V1 स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट R का होल स्क्वायर divided by the radius of curvature, and this is done in ground frame. This one is done in the ground frame. ठीक है? Okay. Now we move to the another frame, and that frame is moving with a constant speed V1 along z-axis. So we go to a frame. We go to a frame having speed equals to V1 along z-axis only. Try to understand, as this frame is having a speed of V1 and that is a constant. So this frame is also an inertial frame. This frame is also an inertial frame. पहले इस बात को हम लोग यहां पर रियलाइज कर लिया है. ठीक है? सो यहां पर मामला बिल्कुल क्लियर है मेरे ख्याल से. We have this, it's an inertial frame. एंड ध्यान दो अब इस बात पे, इन दिस फ्रेम व्हाट ही विल ऑब्जर्व, इन दिस फ्रेम particle is executing a pure circular motion. In this frame, the particle is executing a pure circular motion and that he is going to observe, और उसका जो हमारा speed है that will be equals to omega naught r and the radius will be equals to r. So the centripetal acceleration that he will observe will be omega naught r का whole square by r, that is equals to omega naught square r. Now try to realize, as both the frames are ground frames, so the accelerations have to be equal in both the frames. So दोनों फ्रेम हमारा इनर्शियल होने के कारण both must be equal. That we can definitely say. So what we can write is V1 square plus omega naught r whole square by rho is equals to omega naught square r. Yani the radius of curvature rho will come out to be simply, if we see यहां पर तो omega naught square कट जाएगा तो केवल r आएगा. That will be V1 square by omega naught square into r. Now what is V1?
V1 we can clearly see is B omega naught. So that will be equals to B square plus omega naught square by this. So what we can say is the radius of curvature rho will be equals to R plus B square by R. That will give me the radius of curvature in the case of a helix. Okay.